नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुमताज़ खान। शाम के 6 बजे हैं और इस वक्त मैं हाजिर हूं सलाम दक्कन में दक्कन के हवाले से तमाम अहम खबरें लेकर। सबसे पहले आपको बता दें कि शाहीन बाग के एहतजाजियों से मुज़ाकरातकार के बीच मुजाहिरीन ने एक रास्ता खोल दिया है, जिससे कुछ राहत तो होगी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से अभी इसका पूरा फायदा नहीं होगा, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर पर यूपी और दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद रखा है। साधना रामचंद्रन से बातचीत के बाद एहतजाजियों ने कालिंदी कुंज 9 नंबर से जामिया की तरफ जाने वाले रास्ते को खोल दिया है। वाज़ेह है कि आज चौथे दिन भी साधना रामचंद्रन धरने की जगह पर पहुंची थी, लेकिन मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने के लिए कई शर्तें रख दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस ज्यादती और फर्जी केस का भी मुद्दा उठाया। अब कोई बात नहीं बन पाई तो वो वापस चली गई। शाम होते होते एहतजाजियों ने थोड़ी राहत देते हुए एक रास्ता खोल दिया है, जिसे लेकर तरह तरह की बातें अब शुरू हो गई। अकरम कुरैशी। ये रोड खुल गया, आसानी हुई है आपको आने जाने में? हाँ, आसानी तो है, बहुत आसानी है। बच्चों को लाने में स्कूल जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब परेशानी, आप लोगों का परेशानी हल हो गया? नहीं, परेशानी तो सभी लोगों को है। हमें क्या, बहुत लोगों को परेशानी है। बहुत लोग 2-2 घंटे के घूम कर आते हैं। 10 मिनट का रास्ता है, 2 घंटे लगते हैं। रोड ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा भाई। लोग सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, आप लोग एक जगह पे पहुंचे, वहाँ पे मीडिएशन होगा और आप लोगों का भी जो कंसर्न्स है उन्हें सुना जाएगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे हर व्यक्ति की बराबर बात सुनी जाती है, जो मुझे लगता है। आसानी है सर, बहुत कब से बंद की आपको कुछ पता? बहुत दिन से बंद है, बहुत परेशानी उठाई, बहुत ट्रैफिक में चले। तो अब आसानी? हाँ, तो आसानी सर हो जाएगी, अगर खुल जाएगा तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। और हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर फोन लाइन पर। शुएब, आज चौथा दिन था जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर किए गए मुज़ाकरातकार ने मीटिंग की शाहीन बाग के मुजाहिरीन से, और आज कम से कम इतना तो हुआ शुएब कि आज की बातचीत के बाद, आज की मुलाकात के बाद एक रास्ता खोल दिया शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने, लेकिन ज्यादा फायदा उससे दिख नहीं रहा है आम लोगों को। देखिए मुमताज, ये जो रास्ते की जिसकी बात हो रही है खोलने की, ये जामिया से और सिर्फ कालिंदी कुंज की तरफ आप मानकर चलिए कि 200-300 मीटर का ही रास्ता था जिसको खोला गया था। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि जब आप 300 मीटर आगे जाते हैं, फिर से आपको पुलिस के बैरिकेड्स नजर आते हैं और आप उनको पार नहीं कर सकते, तो इस रास्ते को खोलने का कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए अभी फिर से खबर यह है कि पुलिस ने ही या लोगों ने फिर से वहां पर भी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहां से भी अगर कोई गाड़ी लेकर जाएगा तो फिर उसको आगे से वापस ही आना पड़ेगा, क्योंकि आगे बैरिकेड लगे हुए हैं। जब तक कालिंदी कुंज से महामाया की तरफ तक पूरा जो बैरिकेड लगे हुए हैं और पुलिस रास्ता नहीं खोलेगी, तो इन रास्तों का खोलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें जो बात समझ आई मुमताज, वो इसलिए क्योंकि पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है और लगातार जो मुज़ाकरातकार है वो लोगों को समझाते रहे हैं कि आप उन रास्तों को खोल दीजिए जहां आप बैठे भी नहीं हैं, लेकिन आपके नाम से उन रास्तों को कई लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर ने उसको बंद किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है शाहीन बाग में, उसके जो बराबर की सड़क है उसको भी खोलने की बात हो रही है और उसके लिए कुछ शर्तें जो मुजाहिरीन है उनकी तरफ से रखी गई है। लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता ये भी था, करीब 300 मीटर जाता है ये, जब आप 9 नंबर से और कालिंदी कुंज की तरफ तक जाते हैं, उन बैरिकेड्स को हटाया गया था, लेकिन अब वापस उनको लगा दिया गया है, क्योंकि वहां से वैसे भी कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, क्योंकि आगे रास्ता बंद किया हुआ है पुलिस के जरिए ही। पहले दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है, फिर उससे आगे आप महामाया फ्लाईओवर पहुंचते हैं नोएडा में, तो यूपी पुलिस ने उसको बंद कर रखा है। और वो इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि अगर वहां से वो अचानक ट्रैफिक खोलेंगे तो हो सकता है शाहीन बाग की तरफ ट्रैफिक ज्यादा है, इसीलिए पुलिस ने वहां पर पहले ही अपने जो बैरिकेड थे उसको लगाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की जो मुजाहिरीन हैं उनकी तरफ से कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट में जब पीर के रोज सुनवाई हो तो उनके पास कहने के लिए कम से कम ये बात हो कि उन्होंने जो रास्ते खोल सकते थे उनकी तरफ से खोले गए, लेकिन बाद में क्योंकि पुलिस ने उन रास्तों को बंद किया हुआ है, जो कई रास्ते, इसका जिक्र जो महामाया और कालिंदी कुंज का जो रास्ता है, क्योंकि परसों खबर आई थी कुछ देर के लिए वो खुला था, और जिसका जिक्र कल साधना रामचंद्रन ने अपनी जो बातचीत है मुजाहिरीन के साथ उसमें भी किया था कि वो हैरान है कि पहले पुलिस ने रास्ता खोला फिर बंद कर दिया।
तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। उन्होंने ये कहा था। तो जी। अब ये मुजाहिरीन की तरफ से कहने के लिए हो गया कि उन्होंने रास्ता खोला, लेकिन पुलिस ने आगे का रास्ता चूंकि नहीं खोल रखा है, इसलिए ये रास्ता नहीं खुल सकता। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज जब सुनवाई होगी, जी। तमाम मामलों का जिक्र होगा। कोर्ट क्या कहेगा ये देखना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा उस वक्त का। बहुत शुक्रिया शोएब आपका, जुड़े हमारे साथ आप इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में गुज़िश्ता 70 दिनों से जारी एहतजाज के रास्ते को खाली कराने के लिए 4 दिनों से जद्दोजहद हो रही है। इस बीच हैदराबाद के 68 साल के बुजुर्ग ने एहतजाज का एक यूनिक तरीका निकाला है। यह रिपोर्ट जरा देखिए। तेलंगाना हुकूमत ने भले ही सीएए के खिलाफ रियासती असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराने का फैसला किया हो, लेकिन रियासती पुलिस लगातार एहतजाजियों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। एक दो वाकयात को छोड़कर हैदराबाद पुलिस ऐसे मुजाहिरों को परमिशन देने से इनकार कर रही है। ऐसे हालात में 65 साल के एक बुजुर्ग ने सीएए की मुखालिफत में नायाब तरीका निकाला है। ये एक यूनिक टाइप का एहतजाज है जिसमें आवाम की खिदमत भी हो रही है, आवाम को मदद भी मिल रही है, ट्रैफिक का आना जाना भी संभाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जाने आप देखें, एक तरफ स्टॉप लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ आप रिजल्ट सीए और एनपीआर। हैदराबाद के मल्लियापल्ली के रहने वाले सैयद आरिफुद्दीन का ये अंदाज लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मुजाहरे के दौरान आरिफुद्दीन ट्रैफिक को बेहतर बनाने का भी काम कर रहे हैं, साथ ही वो हुकूमत से अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। हैरत की बात है इस एज में इतनी कड़ी धूप में आवाम की खिदमत के साथ ये अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मिनिस्टर का होम, इसे देखकर शायद उनका दिल खुल जाए। क्योंकि एक 65 साल का आदमी एक यूनिक टाइप का एहतजाज कर रहा है जिसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ना हाईकोर्ट ना चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। कई बार कोशिशों के बाद भी जब आरिफुद्दीन को पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी तो वो मायूस नहीं हुए। हर दिन सुबह नाश्ते के बाद वो शहर के किसी अहम चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक के लिए काम करते हैं। साथ ही हुकूमत से नए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। काश अगर आम लोगों के साथ सियासतदानों की भी सोच ऐसी हो जाए तो ना ही मुल्क में पाकिस्तान के हक में नारे लगेंगे और ना ही हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने की बात होगी। जी मीडिया के लिए हैदराबाद से मीर मेहदी अली बाकरी की रिपोर्ट। नए शहरियत कानून के खिलाफ जारी मुजाहरे के दौरान पुलिस इंतजामिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खासतौर से बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों को लेकर ऑपोजिशन खासी नाराज है। सबसे ज्यादा यूपी और कर्नाटक पुलिस पर बीजेपी और हामी तंजीम के दबाव में काम करने का इल्जाम लग रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। सीएए के खिलाफ जारी मुजाहरे के दौरान पाकिस्तान को लेकर खूब सियासत हो रही है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के स्टेज से पाकिस्तान के हक में नारेबाजी ने आग में घी का काम किया है। 14 दिन की अदालती तहवील में जाने से पहले अमूल्या की नारेबाजी के वक्त वहां पुलिस तमाशाई नजर आई। मुल्क मुखालिफ नारों को सुनकर स्टेज से उतर रहे ओवैसी ने उससे माइक छीनने की भी कोशिश की, जबकि पुलिस कोशिश करती तो उसे कुछ पहले रोका जा सकता था। कुछ ऐसे ही मामला हुबली में कश्मीरी तलबा का भी है। पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करने वाले तलबा के मामले पर भी कांग्रेस पुलिस पर सवाल उठा रही है। 3 days before they are arrested, they've been jailed. They immediately they are released. Now again the protest has started against them. All the political leaders, including the Congress, JDS, BJP, saying that they are Gaddars. We accept that. The second issue, 144 section, the High Court saying that this is illegal. What these people has put 144 section on a CAA, NRC. By that time, the state government has put a 144 section. It is illegal. कश्मीरी तलबा को अदालत से ले जाते वक्त सख्तगीर तंजीम से जुड़े कारकुनान का गुस्सा देखने लायक था। अदालत के अहाते में पुलिस की गाड़ी पर खुलेआम हमले हो रहे थे और पुलिस मजबूर नजर आ रही थी। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। तलबा इतने गुस्से में थे कि वो कोर्ट के बाहर हंगामा कर रहे तलबा के सामने पुलिस को उन्हें अपनी कानूनी मजबूरी गिनानी पड़ी। ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ,
ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ. मैंगलोर में एहतजाजियों पर गोली चलाने वाली पुलिस पर सीएए को लेकर ड्रामा करने वाले मां बेटे के खिलाफ कार्रवाई पर भी सवाल उठे. तारीख नवीस रामचंद गुहा को भी नहीं बख्शने वाली पुलिस ने सिराज बिसरली को भी नहीं बख्शा. अपनी कविता में सीएए की मुखालफत करने वाले सहाफी की गिरफ्तारी पर साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने भी सवाल उठाया है. That sedition issue, how they are misusing, at least they must stop all these things now. पुलिस पर हुक्मरां जमातों के दबाव में काम करने के ये मामले कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं. जामिया के तलबा पर कहर बनने वाली पुलिस की जेएनयू हमले पर खामोशी हो, या रघुराज सिंह के बयान को अनसुना करने वाले इंतजामिया की डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाने का मामला. हुकूमत चाहे जिसकी हो, जब भी ऐसी तफरीकी कार्रवाइयाँ होंगी तो सवाल उठेंगे ही. जबकि सीएए मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली, कर्नाटक और यूपी समेत कई रियासतों की अदालतें भी नाराजगी जता चुकी हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. और इश्तियाल अंगेज बयान देने वाले एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज करने की मांग उठने लगी है. जगह जगह मुजाहिरे के बीच अपने तमाम मुतनाज़ा बयानात को भूलकर ओवैसी पर अपोजिशन हमलावर हो गई है, जबकि एनसीपी से एमआईएम और बीजेपी की फिक्सिंग बता रही है. रिपोर्ट देखिए. अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए. और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा. 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात. इरफान पठान और यूसुफ पठान के देश में वारिस पठान का ये बयान दिल्ली में करारी शिकस्त से परेशान बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो रहा है. ओवैसी की मौजूदगी में वारिस इतने जज्बाती हो गए कि 15 करोड़ का मुकाबला महज 100 करोड़ से करने लगे. फिर क्या था, बीजेपी अपने कर्नाटक एमएलए सोमशेखर के 80 बनाम 17% वाले बयान को भूलकर ओवैसी पर हमलावर हो गई. जबकि एनसीपी को इस बयान में बीजेपी और एआईएमआईएम की फिक्सिंग नजर आई. पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया. मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं है, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से हैं जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं. वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठान अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना. कुछ ऐसे लोग जो समाज में बंटवारा करना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों में वारिस पठान खेल रहे हैं क्या. हमें लगता है कि बीजेपी और एएमआईएम की फिक्स मैच लगातार चलती है, कहीं उस मैच का ये हिस्सा है क्या. बेंगलोर में वारिस पठान ने यह बयान शाहीन बाग आंदोलन के तनासुर में दिए थे. वैसे तो सीएए के खिलाफ चल रहा ये मुजाहरा दिल्ली इलेक्शन का मरकज बन रहा था. हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच का मामला रहा हो या अनुराग ठाकुर के गोली मार बयान पर खामोश रहने वाली बीजेपी के हंगामे पर उतरना. इस बीच केरल के गवर्नर ने इशारों में शाहीन बाग में बैठे लोगों को दहशतगर्द बताकर एक नया तनाजा पैदा कर दिया है. 5 people sit outside Vigyan Bhavan and say that we shall not move from here unless this parliament of students adopts a resolution which we like them to adopt. This is another form of terrorism. अवामी जरूरियात की जगह मुतनाज़ा मुद्दे हों या आपसी भाईचारे के बजाय मजहबी सियासत, कार्रवाई में तफरीक की वजह से फिलहाल रुकते नजर नहीं आ रहे. नकाब पर बैन, नाम बदलने और एहतजाजियों को खुलेआम धमकाने वाले रघुराज सिंह दूसरे मजाहिब के लिए कुछ ऐसे ही इशारे दे रहे हैं. 2250 साल पहले क्रिश्चियनों का कोई इतिहास नहीं है. 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ का कोई इतिहास नहीं है. 352 साल पहले खालसाओं का इतिहास है. सनातन धर्म से ही सभी लोग माइग्रेट हुए हैं. एक ही धर्म है विश्व में, केवल 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 सनातन धर्म. वारिस पठान के इस बयान के बाद मुसलमानों के बीच एमआईएम की गिरी शबी को लेकर एमआईएम कार्रवाई की बात कर रही है, तो सोमशेखर, सिटी रवि, अनंत कुमार हेगड़े और अनुराग ठाकुर पर खामोश रहने वाली बीजेपी गिरिराज सिंह और रघुराज सिंह को जरूर खबरदार कर रही है. लेकिन जरूरत है ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की, जिसका पैगाम दिल्ली की आवाम कुछ इस तरह से दे चुकी है. हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं. ब्यूरो रिपोर्ट,
ZBTN। इस बीच अमूल्या मामले में तेलंगाना बीजेपी का क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे ने बात की रियासती तर्जुमान कृष्णा सागर राव से। लोगों को एक मुद्दा मिल गया है पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन को लेकर, क्या आप उसको कहना चाहते हैं? हमको पहले से ही मालूम है इन लोगों का एजेंडा क्या है, तो हमको मुद्दा नहीं मिला, उनका मुद्दा बाहर आ गया। और जो मास्क पहन के चल रहे थे वो नेशनल फ्लैग्स लेके घूम रहे थे। अभी आज तो साफ हो गया कि नेशनल फ्लैग एक ढोंग है, जहां कोई रीजन भी नहीं था, कोई इंसिडेंट भी नहीं था, कुछ रायट भी नहीं हुआ, तो भाई क्यों ललकार रहे हो? क्यों आप इतना विद्वेष प्रचार कर रहे हो कि 15 करोड़ 100 करोड़ उनके हिंदुओं पे भारी पड़ेगा, 15 करोड़ मुस्लिम? क्या आप पूरा ठेके मुसलमानों का आप लेके रखे हो क्या? MIM पार्टी तो 1% का पार्टी है, ओल्ड सिटी का पार्टी है। आप पूरा देश के मुसलमानों को क्यों उलझा रहे हो, क्यों उछल रहे हो, और उनको कैसा पार्टी बना दिया आपने, और ये क्यों कर रहे हो? क्या मकसद है आप लोगों का? तो वो उनका एजेंडा बाहर क्लियरली निकल के आया है कि उनको हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दायरा पैदा करना चाह रहे हैं वो लोग, और एक वॉल पैदा करना चाह रहे हैं, और एक द्वेषपूर्ण वातावरण बनाने का एक प्रयास हो रहा है। सीधी बात है, कृष्णा सागर राव साहब को ये कहना है कि MIM और अपोजिशन पार्टी सिर्फ और हिंदू मुसलमान के बीच में एक दीवार ठहरा कर रखकर आपस के भाईचारे को खराब करना उनका ये मंशा है। कैमरा नुसर के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। मरकजी हज कमेटी की हिदायत के बाद तेलंगाना हज कमेटी सरगर्म हो गई है। हज 2020 के मुबारक सफर पर जाने वाले आज़मीन को 25 फरवरी तक पैसे जमा करने को कहा गया है। कुरानंदाजी के बाद सिलेक्ट आज़मीन 81,000 रुपए की DD के साथ तेलंगाना हज हाउस में जमा कर सकते हैं। कमेटी के चेयरमैन ने इस मौके पर दलालों से होशियार रहने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि वेटिंग वाले आज़मीन सीधे हज ऑफिस आकर जानकारी लें, जहां हर वक्त इसके लिए एक नुमाइंदे को जानकारी के लिए मुकर्रर किया गया है। जितने हाजी सेलेक्ट हुए थे, हज के फॉर्म जितने लोग दिए थे, उसमें से जो सिलेक्टेड हाजीज हैं उनकी जो फर्स्ट एडवांस की जो डेट्स थी हमारे पास सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से, उसका एक्सटेंड हुआ है, जो कि 25 फरवरी के दिन तक किया गया है, जिसका अमाउंट 81,000 है, जो कि हर हाजी को पे करना है। जो सिलेक्टेड हाजी है, जो खुर्रे के तहत जो सिलेक्ट हुए हाजी, उन लोगों को पे करना है 81,000, जो 25 फरवरी तक पे कर सकते हैं, जो कि बैंक के DDs बनाकर यहाँ पर लेके आके हमारे जो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी है उसके अंदर आप लेके आके अपने जो फॉर्म्स है और जो DD सबमिट करे हैं, एक हार्ड कॉपी हमारे पास आप लेकर आकर दे दीजिएगा। और जितने भी लोग जो कि अब वेटिंग लिस्ट में हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह ताला वेटिंग लिस्ट ये बार भी हमारी 1000 तक क्रॉस होने वाली है, और इसके अंदर कोई भी ऐसे मीडिएटर्स या कोई भी ऐसे लोग जो कि बोले कि हम ये करा सकते हैं आपको हज का, वैसी गलत इन्फॉर्मेशन या गलत लोगों के आप मत जाइए इन्फॉर्मेशन के लिए। आप जो भी है हमारी स्टेट हज कमेटी की जानिब से या ऑनलाइन सेंट्रल हज कमेटी की ऑनलाइन है, आप उसमें भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।